हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आया हूं, सारे क्वेश्चन आपके संविधान के होंगे और एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको दोस्तों, जितने भी संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, अनुच्छेदों को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपके सामने है अनुच्छेद 1। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है दोस्तों? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ होगा, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 2। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे राज्यों का यानी आपको राज्यों का यानी नए राज्यों को निर्माण करना होता है एक प्रकार से यहाँ पे, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 में। पर यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद 1 और 2 में सारी चीज़ें होती हैं वो अनुच्छेद 3 में होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो संसद होती है दोस्तों, आपकी संसद, वो राज्यों के नाम को परिवर्तन कर सकता है और उनकी सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। जैसे जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो कुछ हिस्सा अगले वाले राज्य में इसमें मिला लेगी, ठीक है, यही होता है। घटा या बढ़ा भी सकती है कौन? संसद, ठीक है। और इनके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, जैसे आपका पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे अनुच्छेद जो है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? नागरिकता है दोस्तों। नागरिकता का प्रावधान आपको 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये नागरिकता भाग 2 में है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है दोस्तों? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 14 जो बहुत पूछा जाता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है दोस्तों। मौलिक अधिकार जो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक है ये मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद दोस्तों 15। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। कोई भी बच्चा हो, कोई भी कास्ट का हो, एक साथ बैठ के पढ़ सकता है, एक साथ बैठ के खा सकता है, एक साथ बैठकर सभा कर सकता है, ये इसमें कहा गया है दोस्तों, ठीक है। जातियों में भेदभाव नहीं होगा। चलिए अगला अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अनुच्छेद 17 है, अप्रेषता का अंत। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, ऐसा मानो कि इसके बिना कोई एग्जाम ही नहीं होता है, ये समझ के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है और यहाँ पे समझते रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा अगला अनुच्छेद, क्या है? अनुच्छेद यहाँ पे 19 है। अनुच्छेद 19 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 19 का मतलब है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम लोग बोलने की स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोलने की स्वतंत्रता को कई भागों में बांटा गया है, जैसा कि इंपॉर्टेंट है एक दोस्तों 19 का 1 में, यहाँ पे नागरिकों को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के जी में कहा गया है। वो आप भारत के कहीं पर भी आप जाकर व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, ये इसमें कहा है जीवन जीने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 20, जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध है, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक, अनुच्छेद 20 है। नेक्स्ट और यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहता है? आपात के काल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 20-21 अनुच्छेद 20 और 21 जो दोस्तों है, ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 और 20 को ये बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 है दोस्तों आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप जानते रहना, इसी को जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 का ए है दोस्तों। अगला है आपका अनुच्छेद 21 का ए दोस्तों, ये शिक्षा के
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी दोस्तों। ये अनुच्छेद 21 के ए में कब जोड़ा गया था दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दूं 66वें संविधान संशोधन द्वारा, और 2002 में जोड़ा गया था। कब? 66वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री में पढ़ाई होगी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कहा गया अनुच्छेद 21 के ए में, जानते रहना। और ये सब मौलिक अधिकार की बातें हो रही है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है दोस्तों। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार एवं मानव तस्करी बलात्श्रम का निषेध। जैसे दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 23 का मतलब किसी से आप जबरदस्ती काम करवाएं और उसको पैसा कम दें, ठीक है, या ना दें, ऐसा नहीं है। आप किसी के साथ जबरदस्ती या मानव तस्करी नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 में इसी को बलात्श्रम के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 24 है दोस्तों छोटे वर्ष के आयु के बच्चे, जो जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य करने पर रोक। अगर आप कार्य पर रखते हैं 14 वर्ष से कम बच्चों को, जैसे मान लीजिए पटाखों का कारखाना हो गया या मशीन, बड़े बड़े औद्योगों का बच्चे कार्य कर रहे हैं, कोई घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो वहाँ पे मालिक हैं, जिनका फैक्ट्री है। पर यहाँ दोस्तों बच्चों की जान चली जाती है तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि उसके जिम्मेदार वो होंगे, यहाँ पे ज़िंदगी की बात होती है, ठीक है। इसलिए 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखा ही नहीं जाता दोस्तों। किस कारखाने में? जो हमारे जोखिमपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद ये कह रहा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से हैं दोस्तों। तो आप जानते रहना, ये पूछता है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता है? 25 से 28 तक। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य कर सकते हैं दोस्तों, पूजा पाठ स्थल आप मंदिर बनवा के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहा है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में कहा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों, अब अल्पसंख्यक है क्या दोस्तों? जैसे आप यहाँ पे बस्ती, हिंदू की बस्ती मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे हिंदू की बस्ती यहाँ पर 100 लोग हैं और मुसलमान की बस्ती 10 लोग हैं मान लीजिए, तो आप वहाँ पे बहुसंख्यक हो गए 100, और जो 10 हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो इनके संरक्षण का हित है दोस्तों, इनके वर्गों को हित है, हितों का संरक्षण। आप इनको हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये नहीं कि 10 लोग हैं तो दूसरे दिन पहुँचे सब गिरा उड़ा दिए उनका घर, और ऐसा नहीं, उनको संरक्षण मिला है, उनको कोई हानि नहीं होगा, ठीक। ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 33 से संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों को युक्त प्रतिबंध है, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 34 कह रहा है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होती है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध है। यहाँ पे दोस्तों ये 33 और 34 उतना मायने नहीं रखता जितना कि 32 अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अनुच्छेद 39 दोस्तों। और ये अब आ गया दोस्तों हमारा क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आप लोग जानते रहना। ये कह रहा अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता, समान न्याय होगा, निःशुल्क विधिक सहायता हो का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 के का में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों का गठन, हर एक एग्जामों में दोस्तों ये पूछा जाता है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 42 में आपका कहा है प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल संहिता लागू करने वाला एक राज्य कौन है दोस्तों? गोवा है दोस्तों, पहला राज्य है गोवा। सिविल संहिता जिसे कहते हैं नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता, तो ये आपका हो अगर कहेगा नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता या सिविल संहिता कहाँ पर किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 है यहाँ पे, आप लोग जानते रहना। आइए अनुच्छेद 45 कह रहा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की देखभाल का उपबंध। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन। आप कृषि और पशुपालन का खेती कर सकते हैं और पशुओं को पाल सकते हैं, अनुच्छेद 48 में कहा गया है। जबकि 48 के काम में दोस्तों ये कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करना, 48 के काम है।
अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 49 का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय महत्व, जैसे राष्ट्रीयता भारत की तरफ से कुछ भी बना है, जैसे राष्ट्र का, जैसे सरकारी स्कूल है या सरकारी कोई पर पंचायत भवन है या कोई भी चीज़ है, राष्ट्रीय स्मारक बना है, ताजमहल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप उन वस्तुओं का संरक्षण करिए। जैसे ये नहीं कि सरकार बनाया है तो इसको आप जहाँ से पहुँच रहे हो उसमें मार रहे हो, गिर जा रहा है, खराब कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। वो समझिए कि आपका है, इसलिए उसका संरक्षण करिए, ठीक है ना, सुरक्षा करिए। ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और ये आपका अनुच्छेद 50 बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला, न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण या अलगाव यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, शक्तियों में बंटवारा, ठीक है। अनुच्छेद 51 बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है दोस्तों, यहाँ से हो जाता है नीति निर्देशक तत्वों का खात्मा दोस्तों। अब आ जाता है हमारा मूल कर्तव्य, जिससे मौलिक कर्तव्य। अब गलती ये मत करना, मौलिक कर्तव्य कहूँ तो दिमाग खराब, कि मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दूसरा है, मौलिक कर्तव्य को ही मूल कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य है, जो सबको पता है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे दोस्तों, अब 11 हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य आया था, ठीक। इसको ये पहले संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन ये बता दिया कि मौलिक कर्तव्य जो था अनुच्छेद 51 के ए में था, यानी क में था, वो स्वर्ण सिंह सिफारिश के पर था, और 10 थे, अब 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। अब उसके अंदर नहीं पूछता दोस्तों, अब ये पूछेगा आपसे कि ये अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और इनको चुनाव लड़ने के लिए इनकी आयु दोस्तों 35 वर्ष की होनी चाहिए, और ये भारत का नागरिक हो, और ये पागल और दिवालिया ना हो, नहीं पता लगे दोस्तों राष्ट्रपति बना दिए, अगले दिन बेच बाच के भाग जाए, क्या मतलब है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे रखा जाता है प्रावधान। चलिए अगला देखते हैं, और अगला अनुच्छेद क्या है दोस्तों। अब हम लोग तो चूज कर लिए अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 53 में कहता है क्या, कि इनको राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्ति होती है दोस्तों, ये राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका के पास जितना पावर होता है उतना पावर राष्ट्रपति के पास भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे समझ में आया, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 54 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम लोग राष्ट्रपति 52 में चुन लिए, 53 में उनको शक्ति भी दे दिए कार्यपालिका की, लेकिन 54 में ये कहा गया, कोई एक व्यक्ति आया, भाई इसका चुनाव ऐसे कैसे हो जाएगा, इसका निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि किसी को बना दो। हाँ, तो ये बात कुछ लोग सहमत हुए, हाँ सही है। तो इसको 54 में क्या कहा गया, निर्वाचन करो, सब लोग इसका निर्वाचन। जब 4 लोग इकट्ठा हो गए दोस्तों, तो यहाँ पे 54 आया, यानी अनुच्छेद 54 में कहा गया इसका निर्वाचन होना चाहिए। अनुच्छेद 55 क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, ठीक है। इसमें रीति क्या होगी निर्वाचन के लिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें कि आयु होगा, ये सब क्या क्या कैसे, इसमें इसकी रीति क्या है, नियम क्या है, ये 55 में कहा गया। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पद की अवधि दोस्तों, मैंने कहा 5 साल के लिए ये रहते हैं अपने पद पर, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन। अगर यहाँ पे 5 साल के अंदर इन राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, या मृत्यु हो जाती है, या पद से त्याग देते हैं, ठीक है, तो पुनः निर्वाचन होगा अनुच्छेद 57 में, ठीक। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताएं मतलब कि जैसे वो पागल व दिवालिया ना हो, और पढ़ा लिखा हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रावधान। अनुच्छेद 60 में कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति शपथ कब लेगा दोस्तों, अनुच्छेद 60 में। लेकिन यहीं पर आ जाता है अनुच्छेद 61, जो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जैसे अगर ठीक से काम धाम नहीं कर रहा है तो लोकसभा राज्यसभा इस पर क्या करते सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, और इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो चले गए भाई, उपराष्ट्रपति आ गया। अब उपराष्ट्रपति जो है ना दोस्तों, ये इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ये 6 साल का होता है, यानी 6 वर्ष का होता है, ये भी 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल।
अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 54 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, अगर जो राज्यसभा होता है दोस्तों ना, राज्यसभा में ही ये पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ये चीज़ आप जानते रहना। अनुच्छेद 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए, उपराष्ट्रपति भारत में होगा 63 में, और ये पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 में। और यहाँ पे 66 में क्या होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का पदावधि कितनी होगी दोस्तों? 67 में, ये आपको बताया अनुच्छेद 67 में। 69 दोस्तों, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय में संबंधित उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के क्या होगा? निर्वाचन से संबंधित सारी बातें अनुच्छेद 71 में होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों। यहाँ पे है अनुच्छेद 72, जो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 74 में दोस्तों, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, समझ में आया? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। सलाह यानी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सलाह देंगे अनुच्छेद 74 के तहत। 76 में कहा गया है दोस्तों, वेरी वेरी महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, भारत का महान्यायाधीश किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में। ठीक, अनुच्छेद 76 में भारत के लिए एक महान्यायाधीश होगा, यहाँ पे आप लोग जानते रहना। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 69 में कहता है 79 में कहता है संसद का गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है संसद का गठन। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्तों, सरला से बहुत लोग याद कर लेते हैं, साथ से संसद हो जाता है 79 में। 80 में दोस्तों राज्यसभा हो जाता है, राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा होता है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा का संरचना। ठीक है, तो 79, 80 और 81 यहाँ पे समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र व सत्रावन व विघटन कैसे होगा? ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में कहा गया है। संसद का सचिवालय होगा अनुच्छेद 98 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 103 क्या कहता है? अनुच्छेद 103 कहता है 100 का 3 कहता है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन की बैठने का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10। तो ये बात सही, संसद के गणपूर्ति काराकोरम को भरने के लिए दोस्तों 1/10 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 100 है तो 100 में 10 होना चाहिए, अगर 10 है 10 में 1 होना चाहिए, ये कहा गया, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 106 अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता, जो संसद के सदस्य उनका वेतन मिलेगा कितना, भत्ता, ये सारी चीजें बात। अनुच्छेद 108 जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एम्बुलेंस जानते हैं दोस्तों, पहले 108 था ना, फोन कर देते थे 108 आ जाता था एम्बुलेंस। अब जान लीजिए दोस्तों, फोन किए तुरंत क्या आ गया, अगर ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करना तो 108 कल के दोनों क्या हो जाते, बैठ जाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन, दोनों की अध्यक्षता होती, बैठक होती है। ठीक, और यहाँ पे मैं बता दूं, इनको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अधिवेशन तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा करता है। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में कहा जाए तो धन विधेयक की बात करें तो 110 में है, लेकिन अगर वित्तीय विवरण बजट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 112 हो जाएगा, और जो एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो में इतने सारे 100+ यानी 112 अनुच्छेद को क्लियर कराया। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपको आगे देंगे अगले वीडियो में दोस्तों, लेकिन कमेंट करेंगे आपकी यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।